अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। कोरोना उसकी 2 लहरें आ चुकी हैं, कितने हजार लाख लोगों की जान चली गई है, उसमें कितनी परेशानियां हुई हैं लोगों को। ये सब एक बार फिर से सिर पर खतरे की तरह मंडराने लगा है। पहले डेल्टा था जो दूसरी लहर थी, और अब कहते हैं ओमिक्रॉन है जो उससे भी 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अब ओमिक्रॉन का ख़तरा तो अपनी जगह है, आप मास्क लगा लेंगे या हिदायत अपनी जो भी सरकार की है या जो डॉक्टरों की है उसका पालन करेंगे तो हो सकता है वो आप तक ना पहुँचे, आप बच जाएं। लेकिन एक और चीज़ है जिससे बचना बहुत बहुत मुश्किल है, और वो है छपे हुए शब्द। अचानक जो कोरोना की महामारी आई, पैंडेमिक जिसे कहते थे, वो आने के बाद एक दूसरी तरह की महामारी आ गई है जो लिखने में आई है। एक से एक के बाद एक किताबें छपती जा रही हैं कोरोना की महामारी पर, कोरोना पर कविताएं, कोरोना पर कहानियां, कोरोना के बारे में उपन्यास, कोरोना से संबंधित पात्र, उसकी डायरियां, न जाने क्या क्या। दरअसल दिक्कत यह है कि महामारियों को आप अनदेखा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप पीठ घुमा लें और महामारी नहीं हुई ये मान लिया जाए। महामारी एक हकीकत है, वो हमारे सामने हुई है, हम सब ने उसे झेला है, बर्दाश्त किया है, और जितने लोग बच गए हैं अपने को खुशकिस्मत मानते हैं, मानना चाहिए भी। लेकिन जो दूसरी महामारी है, कविता के तौर पर, कहानी के तौर पर जो हमारे सिर पर आ पड़ी है, और जैसे जैसे पुस्तक मेले पास आते जाएंगे, महामारी पर कविता और महामारी पर किताबें आपको और ज़्यादा देखने को मिलने लगेंगी। ये कितना मुश्किल होता है। ये दौर दर्ज किया जाना चाहिए साहित्य में, इसकी जगह होनी चाहिए, लेकिन कब? अभी कोरोना गया भी नहीं है ठीक से, और आप एक रिपोर्टर की तरह, एक अखबार नवीस की तरह उसके बारे में जो आपको समझ में आ रहा है आप लिख रहे हैं, और मान रहे हैं कि वो कविता है, मान रहे हैं कि वो उपन्यास है, वो कहानी है। तो ये एक बड़ी समस्या है। समस्या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसके पहले महामारियों पर या इस तरह की बीमारियों पर लोगों ने लिखा नहीं है। नासिर काज़मी अंबाले में पैदा हुए थे, पाकिस्तान में उनकी डेथ हुई, वहाँ मरे, वो चले गए थे पार्टीशन के बाद, जब विभाजन हुआ तो अंबाला से वो चले गए। नासिर काज़मी के पूरे लेखन में बहुत कम जगह विभाजन की त्रासदी का जिक्र मिलता है। वो बहुत कम इसका उल्लेख करते हैं, हवाला ही नहीं देते, वो दूसरे ढंग से अपनी बात कहते हैं। उनका एक बहुत चर्चित मशहूर शेर है जिसमें वो कहते हैं, जिसको लोग जोड़ कर देखते हैं कि क्या हुआ होगा विभाजन के उस दौर में, उस विभीषिका में, वो उतनी पीड़ा, उतनी तकलीफ, घर उजड़ जाना, ज़मीन छूट जाना, अपना सब कुछ नाते रिश्तेदार छोड़ देना, ये आसान नहीं होता किसी के लिए। लेकिन नासिर काज़मी 2 लाइनें लिखते हैं इसके बारे में कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। अब इसकी सारी पीड़ा और उस महिला के बारे में जिसकी कल्पना वो कर रहे हैं, और कहते हैं कि किस तरह की उदासी मन में रही होगी लोगों के, कि वो बयान नहीं की जा सकती, बताई नहीं जा सकती शब्दों में। लेकिन पूरी पीड़ा आपको इन 2 पंक्तियों में महसूस हो सकती है। वही नासिर बाद में भी एक जगह और कहते हैं कि रहे तलब में जो गुमनाम मर गए नासिर, रहे तलब में जो गुमनाम मर गए नासिर, माताए दर्द उन्हीं साथियों के नाम करे। माताए दर्द मतलब जो आपका खजाना है दर्द का, वो उन साथियों के नाम कर दीजिए जो गुमनाम रह गए। ये पीड़ा को अपने अंदर जज्ब कर लेने और फिर उसे व्यक्त करने की बात है। और नासिर काज़मी एक ही उदाहरण नहीं है। जब कामू ने प्लेग लिखा
उपन्यास की शक्ल में। तो वो ओरान का जिक्र कर रहे थे, वो जो फ्रांस की फ्रेंच अल्जीरियन शहर है ओरान, उसमें जब ये बीमारी फैली और उसमें इतने लोग मरे, तो वो घटना हुई थी 1849 में, और कामू ने लिखा 1947 में, 98 साल बाद, 100 में 2 कम। 98 साल की दूरी। नासिर काज़मी के यहाँ यह दूरी 35 से 40 साल की थी जब नासिर काज़मी ने ये शेर कहे। कामू तो 98 बरस बाद उस घटना का जिक्र करते हैं, और तब जाकर आपको लगता है कि प्लेग एक ऐसा उपन्यास है जिसे हर पल हर समय पढ़ा जाना चाहिए, समझने के लिए कि उस वक्त के हालात कैसे रहे होंगे, लोग उनसे कैसे जूझ रहे थे। ओरान की बड़ी आबादी, जैसे अभी हुआ है कोरोना में, बड़ी आबादी तबाह हो गई, जान से आद। ओरान शहर आधे से ज्यादा कब्रिस्तान में था, मर गए लोग, घरों में ताले बंद थे, सड़कें वीरान हो गई, दुकानें उजड़ गईं, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन उसका असर उस समय के अखबारात ने जिस तरह किया वो एक किस्सा है, लेकिन वो अखबार आपको याद नहीं आएंगे, याद आएंगे आपको कामू, इसलिए कि एक दूरी से वो चीज़ों को देख रहे हैं, उसमें एक पर्सपेक्टिव उनको दिखाई दे रहा है। मैं सिर्फ इसी का जिक्र कर रहा हूं कि इतनी जल्दबाजी, जैसे लगता है कि आप कोई अखबार का कोई वक्तव्य लिख के और कल अगले दिन उसको प्रकाशित कराने की जल्दी में हो, ये अगर ना होता तो शायद हम कुछ बेहतर और अच्छा पाने की उम्मीद कर सकते थे, जिससे हमारी समझ पड़ती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसमें सब कुछ बिल्कुल सतही है, कतई नहीं, उसमें बहुत कुछ, और चाहे वो कुछ पंक्तियों का ही हो, बहुत शानदार है, बहुत उम्दा है। और उन्हीं में मैं जिक्र करना चाहूँगा, मेरे एक दोस्त हैं देवेंद्र आर्य, उनकी एक किताब आई है पैदल इंडिया। वो कोरोना से ही संबंधित रचनाएं उसमें हैं, और सब 1 साल के भीतर लिखी गई हैं, 2020 से 21 के बीच में। उसी में लॉकडाउन का जिक्र आता है, उसी में पैदल जाते हुए लोगों का, बल्कि उसकी तस्वीर जो है उसके पहले पन्ने पर वो भी एक पैदल जाते हुए आदमी की है। तो ये वो पुस्तक है जिसको जो मुझे अभी मिली, और मुझे लगा कि इसकी कुछ पंक्तियाँ ज़रूर उद्धृत की जानी चाहिए और उसके बारे में बात की जानी चाहिए। जैसे उसमें एक जगह एक शेर है, उसमें कुछ कविताएं भी हैं, कुछ नज़में हैं, कुछ गज़लें हैं। एक जगह वो कहते हैं कि मौत बीमार पड़ गई कुछ दिन, मौत बीमार पड़ गई कुछ दिन, जिंदगी का नसीब अच्छा है। ये एक बात कहने का ढंग हुआ। और उसी में वो एक जगह कहते हैं खुद वही बात जो मैं कह रहा हूं, कविता से आपकी दूरी कितनी होनी चाहिए, कितने करीब होकर आप उस कविता को देख सकते हैं। वो कहते हैं दूर हटो, दूर हटो, 6 फुट की दूरी से लिखना जो भी लिखना। वो मुहावरे की शक्ल में 6 फुट कह रहे होंगे कि दूर हटो, दूर हटो, 6 फुट की दूरी से लिखना जो भी लिखना। लेकिन वो दूरी की कल्पना उनके जहन में भी आ रही। ये लगभग वही बात है जो काफ्का महसूस कर रहे होंगे, जो नासिर काज़मी महसूस कर रहे होंगे, शायद हमारे दौर के लोग भी वही महसूस कर रहे हैं। वरना तो अंत में आपको यही कहना पड़ेगा, उन्हीं की इसी संग्रह से 2 लाइनें हैं कि कवि तो बच गए लेकिन लग गई कविता को कवि की बीमारी। वरना कवि जी तो जो उनका हुआ ही, कविता भी उसी बीमारी से पीड़ित दिखाई देती है जिस कोरोना से हम आप जूझ रहे थे। तो ये बात कहने का ढंग है, और बात कहने के लिए अपने आप को तैयार करना और वहां खड़े होकर देखना एक निश्चित दूरी के साथ, ताकि आपको पर्सपेक्टिव मिले, आपको चीजें समझ में आए, साफ साफ समझ में आए। क्योंकि उसी से शायद ये तय होगा कि आप कितनी दूर तक और कितनी देर तक पढ़े जाते रहेंगे, सुने जाते रहेंगे। अब ये एक जगह वो और कहते हैं कि कवि
अपनी कविता की मौत मरता है, कविता कवि की मौत नहीं मरती। ये कहने का मतलब कतई नहीं है कि इसमें कविता का नुकसान हुआ है। नुकसान तो हम लोगों का है जो बहुत करीब होकर ये समझते हैं कि हमने सब कुछ देख लिया है, ये मानते हैं कि हम सब समझते हैं। ऐसा होता नहीं है और ये बात प्रमाणित है, ये बात दूसरों के लिखे में बार बार देखी गई है, हम भी महसूस करते हैं। लेकिन वो कौन सा दबाव है जिसकी वजह से लोग चले आते हैं, लगातार लिखते चले जा रहे हैं, वो आज के बयान में अखबार के किसी बयान की तरह वो कविता छपती है और अगले दिन भुला दी जाती है। अब उसमें एक जगह इसी संग्रह में एक लाइन आती है जिसमें वो कहते हैं कि जिनने देखा नहीं है 1947, जिनने देखा नहीं है 47, उनने भी लॉकडाउन भोगा है। तो ये 47 से उसको रिलेट करना, चीज़ों को पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करना, ये एक मैं बड़ी उपलब्धि की तरह पैदल इंडिया की मानता हूँ। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जिसमें आप कहें कि बात कहने के ढंग में आती हैं, लेकिन कर्मकांड किस तरह से कविता में घुसा चला आ रहा है और वो भी शायद आसपास जो हो रहा है उसका असर होगा, जिसमें वो कहते हैं कि जा तुहार मंदिर बनवाई। कोरोना को कुछ देवी देवता मान लेते हैं और कहते हैं कि जा तुहार मंदिर बनवाई, पतरा देख के नाव धराइब, साबुन पानी से नहवाइब, थरिया पीट के शंख बजाइब। कितना लॉकडाउन करवाइबू, अब्बो से चली जैतू दादा। तो ये बात अंदाज है, कितने निकट घटना के आप खड़े हैं और उसके बाद भी आप कुछ कर पा रहे हैं, कुछ रच पा रहे हैं, इसे साधारण बात नहीं माना जा सकता। तो अगले अंक में अवध पंच के आपसे फिर भेंट होगी। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में और मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में कुछ किताबों का जिक्र अवध पंच में करता रहूं जो मेरी नज़र से गुजरती हैं या जिन्हें मैं पढ़ पाता हूं। तो अगले अंकों में और किताबों के लिए प्रतीक्षा करिए और अवध पंच देखते रहिए। अगले अंक में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए राम राम भैया।